नमस्कार। सबसे पहले आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करेंगे टेस्ट कोड 109 एंड साइंस और जितने भी अदर क्वेश्चंस हैं पेपर में आए हुए उन सबको एक साथ डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है अपना, यदि निर्धारित लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर दे रखी है और इसका अर्थ पूछा है, इसका मतलब क्या है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है निर्धारित लेंस उत्तल लेंस होगा और इसकी फोकस दूरी 0.50 मीटर होगी, या लेंस अवतल लेंस होगा और इसकी फोकस दूरी इतनी होगी, और ऐसे ही दो ऑप्शन और अपने को दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ से देखना होगा कि लेंस की क्षमता प्लस में दे रखी है, तो अगर प्लस में लेंस की क्षमता दे रखी है इसका मतलब है लेंस तो उत्तल होगा, तो ये लेंस कौन सा होगा, उत्तल लेंस होगा। अब बात करते हैं फोकस दूरी कितनी होगी। तो जो लेंस की क्षमता है और फोकस दूरी है उसमें रिलेशन होता है पावर P बराबर 1/f। f क्या होती है, फोकस दूरी होती है। तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, रेसिप्रोकल। तो यहाँ से f कितना हो जाएगा 1/p, और देखते हैं यहाँ से p कितना दे रखा है, लेंस की क्षमता 2, तो ये कितना आ गया 0.50। ठीक है, तो उत्तल लेंस है और इसकी फोकस दूरी 0.50 मीटर है। और आपको पता है कि उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं हम दूरदृष्टि दोष में, दूरदृष्टि दोष में हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा रेड डाटा बुक जारी की जाती है। तो जो रेड डाटा बुक है वो IUCN के द्वारा जारी की जाती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसकी फुल फॉर्म है। बात करें IUCN की स्थापना की कब हुई थी, तो IUCN की स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 को। 5 अक्टूबर 1948 को IUCN की स्थापना हुई थी। रेड डाटा बुक क्या है, तो कुछ पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं जिनकी प्रजातियां मतलब लुप्त होती जा रखी हैं, तो उनका ये पूरा डेटा रखता है IUCN। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंसुलिन हार्मोन के बारे में पूछा गया है कुछ। इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस कोशिका के द्वारा होता है। इंसुलिन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय विच सेल। तो पहला ऑप्शन है अग्नाशय की अल्फा कोशिका से, पीयूष ग्रंथि की वीटा कोशिका से, और लैंगरहैंस की वीटा कोशिका से, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इंसुलिन हार्मोन का स्राव है, सीक्रेटेड है, ये अग्नाशय से होता है। अब चूंकि अग्नाशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। जो अल्फा है इससे निकलता है क्या, अपना ग्लूकागॉन, और जो बीटा कोशिका है, जो लैंगरहैंस की बीटा कोशिका से ये इंसुलिन हार्मोन का श्रावण होता है। तो इसका आंसर तो क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। इसी तरह जो गामा कोशिका हैं इनसे सेमेस्टोस्टेडिन का जो श्रावण है वो होता है। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाएगा सी, लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे खतरनाक दुर्दम मलेरिया का प्रकार पूछा है। 4 ये नाम दे रखे हैं मलेरिया के, प्लाज्मोडियम बाइवेक्स, प्लाज्मोडियम आवेल, प्लाज्मोडियम मलेरिये और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। तो जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है ये सबसे खतरनाक होता है, जो कि हम मादा एनाफ्लीज का मच्छर के नाम से जो काटता है उसके काटने से ये फैलता है। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा डी, सबसे खतरनाक दुर्दम मलेरिया का प्रकार प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित कीजिए। विटामिन सी, विटामिन ई और विटामिन डी दे रखा है, और इधर से इनसे होने वाले रोगों के नाम दे रखे हैं, रिकेट्स, ऑस्टोमलेशिया और स्कर्वी। ठीक है, तो देखना है, सही सुमेलित पहचानना है। तो विटामिन सी जिसका रासायनिक नाम होता है क्या, एस्कॉर्बिक एसिड, और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी रोग। ठीक है, तो ये तो सही है। बात करते हैं, नेक्स्ट दे रखा है विटामिन ई और विटामिन डी। चूँकि विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, जो एक के सामने दे रखा है, तो ये सुमेलित नहीं है। विटामिन डी की कमी से होता है कौन सा आपका, रिकेट्स। विटामिन डी का रासायनिक नाम देखें तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से होता है आपका रोग रिकेट्स। ऐसे ही मतलब ये एक हड्डियों से रिलेटेड रोग है, ऑस्टोमलेशिया भी हड्डियों से रिलेटेड है। हड्डियों में मतलब छोटे छोटे पोर्स छेद हो जाते हैं,
और विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ई से होने वाला रोग कौन सा है, इससे जनन क्षमता कम हो जाती है। और ए का रासायनिक नाम क्या होगा, ए इस विटामिन ई का रासायनिक नाम होगा टोकोफेरॉल। क्लियर। तो सही सुमेलित पूछा था, तो सी से स्कर्वी रोग कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन, केवल ए, डी इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, चंद्रयान सेकंड के बारे में है। चंद्रयान सेकंड में भेजे गए रोवर का नाम क्या था। तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि चंद्रयान सेकंड कब भेजा गया था। तो चंद्रयान सेकंड भेजा गया था आपके 22 जुलाई को 2019 में 22 जुलाई को चंद्रयान सेकंड भेजा गया था। इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि चंद्रयान सेकंड कब भेजा गया था। अब चूंकि इसमें पूछा है हमसे, इस रोवर का नाम पूछा है, तो जो रोवर का नाम था हमारा प्रज्ञान। रोवर का नाम था प्रज्ञान। जो लैंडर था दूसरा, जिससे कनेक्टिविटी हमारी टूट गई थी लास्ट समय में, उसका नाम था विक्रम। ठीक है, तो ये विक्रम लैंडर और रोवर है प्रज्ञान। चंद्रयान सेकंड का कब भेजा गया था, 22 जुलाई 2019 को ये भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अति चालकता से क्या तात्पर्य पूछा है। अति चालकता से आप क्या समझते हैं, सुपर कंडक्टिविटी, व्हाट इज सुपर कंडक्टिविटी। तो पहला ऑप्शन है अति उच्च ताप पर पदार्थ के प्रतिरोध का शून्य होना। बी ऑप्शन है अति न्यून ताप पर पदार्थ के प्रतिरोध का शून्य होना। तो अति चालकता मतलब कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो। कौन सी कंडीशन होगी, तो जब अपन का ये जो टेम्परेचर है, न्यूनतम टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो शून्य हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, सुपर कंडक्टिविटी, अति चालकता के नाम से उसको जाना जाता है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, अति न्यून ताप पर, निम्न ताप पर पदार्थ के प्रतिरोध का शून्य होना। और ये मैटर टू मैटर या पदार्थ के ऊपर डिपेंड करता है उसका न्यूनतम टेम्परेचर कितना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना बी। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, मतलब वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी टेस्ट में आ चुका है क्वेश्चन। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे बनाया जाता है आपके 2 फरवरी को। 2 फरवरी को बनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। चूँकि इसके बारे में थोड़ा सा जाने तो 2 फरवरी कब, 1971 की बात करें, ईरान का शहर था रामसर। ईरान में शहर था रामसर, वहाँ आयोजित हुआ था रामसर कन्वेंशन। उस रामसर कन्वेंशन जब 2 फरवरी 1971 को हुआ था, तभी से ये 2 फरवरी को ये विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। यहाँ से हमें ध्यान रखना होगा कि कितनी रामसर साइट्स हैं इंडिया में। तो बात करें 49 साइट्स हैं इंडिया में, रामसर साइट्स इंडिया में। वहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 2 रामसर साइट हैं। कौन कौन सी, एक तो केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर और दूसरा सांभर झील 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा निर्माण करती है। ऑप्शन दे रखे हैं, कोलंबिया नदी, गंगा नदी, अमेजन नदी और मिसिसिपी नदी। तो जो मिसिसिपी नदी है वो पक्षी के आकार के डेल्टा का निर्माण करती है। अब मिसिसिपी नदी का कहाँ से उद्गम होता है, कहाँ ये बहती है, इस बारे में देखें तो मिसिसिपी नदी है आपके उत्तरी अमेरिका में ये बहती है। और उत्तरी अमेरिका में, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका पूर्णतः जो प्रवाह है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मिसिसिपी नदी पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा निर्माण करती है। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर। निम्न में से कौन से देश की सीमा चुंबी घाटी के साथ स्पर्श नहीं करती। ऑप्शन दे रखा है, नेपाल, भारत, तिब्बत और भूटान। 4 ऑप्शन है। तो देखना होगा चुंबी घाटी कहाँ स्थित है। तो चुंबी घाटी जहाँ भारत, मतलब भारत का सिक्किम, तिब्बत और भूटान, इन तीनों की जहाँ सीमा लगती है वहाँ चुंबी घाटी वैली स्थित है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि नेपाल के साथ चुंबी घाटी स्पर्श नहीं करता। क्लियर। फिर एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है। कुछ देशों के नाम दे रखे हैं और उनके प्रसिद्ध स्थान के नाम दे रखे हैं। जैसे मिस्र का पिरामिड दे रखा है, अमेरिका का डिज्नीलैंड दे रखा है, थाईलैंड का स्वीट ड्रैगन पैगोडा और ऑस्ट्रेलिया का ओपेरा हाउस। और पूछा है हमसे असंगत।
कौन सा युग्म असंगत है। तो विशेष रूप से इन बातों का ध्यान रखना है कि असंगत पूछ रहा है या असत्य कथन के बारे में पूछा है या सत्य कथन है क्या है। तो हमसे असंगत युग्म पूछा है। तो मिस्र के पिरामिड के बारे में तो हम बचपन से सुनते आए हैं। यहीं प्रसिद्ध स्थान अमेरिका का ये डिज्नीलैंड है, और ये थाईलैंड का दे रखा है स्वेट ड्रैगन पैगोडा। ये स्वेट ड्रैगन पैगोडा थाईलैंड का नहीं है, ये म्यांमार का है। ठीक है, ये म्यांमार का है। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी अपना आंसर हो जाएगा जो असंगत है, ऑस्ट्रेलिया का ओपेरा हाउस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से राज्य में वायनाड हाथी रिजर्व स्थित है। वायनाड हाथी रिजर्व कहाँ है। तो वायनाड के बारे में हमने खूब सुना है, राहुल गांधी जी वहाँ से सांसद हैं, और इस तरह से कह सकते हैं कि वायनाड कहाँ पड़ता है, केरल में। तो वायनाड हाथी रिजर्व कहाँ हो जाएगा, केरल में। ठीक है, तो ये होगा वायनाड हाथी रिजर्व केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस पर्यावरणीय सम्मेलन में पर्यावरण विकास से संबंधित एजेंडा 21 नाम से कार्यक्रम निर्धारित किए गए। एजेंडा 21 नाम का ये जो कार्यक्रम है, कौन से पर्यावरण सम्मेलन में इसका निर्धारित किया गया था इसको। ये 4 सम्मेलन के नाम दे रखे हैं, जोहान्सबर्ग सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन, और चौथा दे रखा है रियो डी जेनेरियो सम्मेलन। तो सबसे पहले पर्यावरणीय सम्मेलन के बारे में बात करें, मतलब पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, पर्यावरण को बचाना है, जैव विविधता को बचाना है, इसलिए ये सम्मेलन आयोजित किए गए। तो सबसे पहले 1972 में ये जो स्टॉकहोम सम्मेलन है, इसका आयोजन किया गया था 1972 में। ठीक है, सबसे पहले इसका आयोजन किया गया था, और 5 जून 1972 को इसका आयोजन किया गया था। तभी से हम 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते आ रहे हैं। ठीक, अब बात करें, ये हो गया 1972। फिर हुआ आपका रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, ये 1992 में 1992 में आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरियो सम्मेलन। उस रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में ये एजेंडा 21 जो कार्यक्रम है उसको निर्धारित किया गया। अब ये एजेंडा 21 क्या है, जैसा नाम से क्लियर है कि एजेंडा है, कोई 21 इसमें लिखा हुआ है, तो मतलब जो 21 जो शताब्दी है उसके सतत जो विकास है उसके बारे में ये कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। 21 जो शताब्दी है उसका सतत विकास कैसा रहेगा। फिर आगे बात करें जोहान्सबर्ग सम्मेलन। तो जोहान्सबर्ग सम्मेलन हुआ था आपके 2002 में। इस जो एजेंडा 21 था, इस एजेंडा 21 की समीक्षा की गई इस जोहान्सबर्ग सम्मेलन में। क्लियर। फिर आया आपका क्योटो सम्मेलन। तो ये क्योटो जो सम्मेलन है ये भी 1992 में आयोजित किया गया था। कब, 1992 में। ठीक है, अब इस क्योटो सम्मेलन में क्या होता है, अभी मोदी जी ये जो इसका जो अपडेटेड जो सम्मेलन हुआ है वो ग्लासगो में हुआ है। ग्लासगो यूके में, वहाँ मोदी जी गए थे, और मोदी जी ने भारत का कौन सा सिद्धांत दिया, पंचामृत सिद्धांत दिया, पंचामृत सिद्धांत के बारे में बताया। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो आंसर था अपना क्या हो जाएगा, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन, एजेंडा 21, और इसका डी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। एंडीज पर्वत श्रृंखला के बारे में बात करेंगे, इसकी सर्वोच्च चोटी के बारे में बात करेंगे। तो पहले जानते हैं एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ है। तो एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात करते हैं कि एंडीज पर्वत श्रृंखला की हाईएस्ट पीक क्या है। तो एकांकागुआ इज द हाईएस्ट पीक ऑफ एंडीज पर्वत। तो यहाँ से इसका आंसर हुआ अकांकागुआ। अकांकागुआ के बारे में और बात करते हैं। जो अकांकागुआ है वो एशिया के बाहर जो सर्वोच्च चोटी स्थित है वो अकांकागुआ है। एंडीज पर्वत की अकांकागुआ पर्वत चोटी एशिया के बाहर सर्वोच्च ऊंची चोटी है। फिर दूसरी बात करें तो अकांकागुआ दक्षिण अमेरिका की भी सर्वोच्च ऊंची चोटी है, और ये पश्चिमी गोलार्ध की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। एंडीज पर्वत श्रृंखला के आगे और बात करें तो ये लगभग 7 देशों में फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका में 7 देशों में ये पर्वत श्रृंखला है वो फैली हुई है। ठीक है, ठीक। यहाँ से अमेजोन नदी, कोलोराडो नदी है, और नदियों का उद्गम होता है। ये हमने अकांकागुआ के बारे में, एंडीज पर्वत श्रृंखला के बारे में जाना। और नाम दे रखे हैं, माउंट विक्टोरिया दे रखा है। तो माउंट विक्टोरिया ये एक पर्वत है अराकनियोमा।
कौन सा? अराकन योमा। ये अराकन योमा कहाँ पड़ता है? ये अराकन योमा है आपके म्यांमार में, जिसका इस पर्वत जो अराकन योमा पर्वत है इसका निर्माण किससे हुआ है? इसका जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और बर्मा प्लेट के अविष्रण से इस अराकन योमा पर्वत का निर्माण हुआ है, जिसकी हाईएस्ट पीक है माउंट विक्टोरिया। सिमिलर माउंट विटनी दे रखा है एक, ये भी हाईएस्ट पीक है माउंट विटनी। तो जो आपका एक पर्वत श्रृंखला है, क्या नाम है? सियरा नेवादा। सियरा नेवादा ये कहाँ पड़ती है? सियरा नेवादा पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका में स्थित है, जिसकी हाईएस्ट पीक है माउंट विटनी। सियरा नेवादा हाईएस्ट पीक माउंट विटनी। सियरा नेवादा की एक विशेषता है कि ये सबसे बड़ा खंड पर्वत है, विश्व का सबसे बड़ा खंड पर्वत सियरा नेवादा, जिसकी हाईएस्ट पीक माउंट विटनी। क्लियर? एल्बर्ट की बात करें, माउंट एल्बर्ट, तो माउंट एल्बर्ट इज आल्सो हाईएस्ट पीक ऑफ रॉकी माउंटेन, एंड रॉकी माउंटेन इज सिचुएटेड एट नॉर्थ अमेरिका। ये भी उत्तरी अमेरिका में स्थित है, ठीक है, ये भी उत्तरी अमेरिका में स्थित है। और रॉकी माउंटेन की हाईएस्ट पीक है एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट। सियरा नेवादा की हाईएस्ट पीक माउंट विटनी, माउंट विक्टोरिया अराकन और अकांकागुआ एंडीज पर्वत श्रृंखला। तो आंसर तो इसका बी ऑप्शन हुआ। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कहीं ना कहीं, कोई ना कोई तो पूछ ही लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो स्टेटमेंट दे रखा है, ये पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्यरत है, ठीक है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्यरत होगा। और स्थापना के बारे में दी गई है कि इसका अधिनियम 1974 की तहत इसकी स्थापना की गई है, और ये प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में कार्यरत शीर्ष संस्था है। तो इसके जो तीनों स्टेटमेंट हैं बहुत सही दे रखे हैं, तो इसका आंसर सत्य कथन पूछा है तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस राज्य में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान आर्द्रभूमि स्थित है? तो जो सुल्तानपुर है ये हरियाणा में आता है, तो यहाँ से इसका आंसर बी ऑप्शन। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के बाद से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र वाला राज्य है। तो पहले तो डेट याद रखनी है हमेशा, ये 1 नवंबर 1956 जब राजस्थान का पुनर्गठन हुआ था। आगे दे रखा है राजस्थान भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, और बताना क्या है, हमें सही कथन पहचानना है, ठीक है। तो ये कथन तो गलत है कि 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठन के बाद से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, ऐसा नहीं है। जब 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था, तब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक राज्य है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो गलत रहा। दूसरा दे रखा है राजस्थान का क्षेत्रफल 132-139 वर्ग मील है, बिल्कुल सही बात है। मील में 132-139 है, ये हमें डेटा याद रखना है। 132-139 मील, जो कि किलोमीटर में कितना हो जाता है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो ये तो सही है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है राजस्थान की कुल सीमा का लगभग 18% अंतर्राष्ट्रीय है, बाकी शेष अंतर्राज्यीय है। तो यहाँ से देखते हैं कि राजस्थान की कुल जो सीमा है वो लगभग कितनी है? 5,920 है, और 5,920 में से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है हमारी, वो कितनी लगती है? 1,070। अब इस 1,070 का मैथमेटिकल कैलकुलेशन जब निकालते हैं 5,920 से, तो लगभग ये 18% आता है, ठीक है, 18%। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1,070 जो लगभग 18% के है वो अंतर्राष्ट्रीय है, और शेष अंतर्राज्यीय। अंतर्राज्य कितना बचा? 4850, क्या 4850 किलोमीटर, ये हमारा अंतर्राज्यीय है। शेष अंतर्राष्ट्रीय 1,070 है, टोटल 5,920 राजस्थान की सीमा लगती है। चौथा स्टेटमेंट है राजस्थान की आकृति के बारे में बताया गया है समकोणीय चतुर्भुज है, तो राजस्थान की आकृति समकोणीय चतुर्भुज तो नहीं है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो पहला और फोर्थ दो स्टेटमेंट तो ये तो दोनों गलत हैं, और दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट अपना सही रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 और
तो राजस्थान की आकृति है कौन सी? विषम कोणीय, चतुर्भुज के समान है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने भौगोलिक क्षेत्र में मरुस्थलीय भाग का प्रतिशत किन राज्यों में सर्वाधिक है? घटते क्रम में हमें बताना है। राजस्थान, गुजरात, झारखंड, राजस्थान, झारखंड, गुजरात, झारखंड, राजस्थान, गुजरात। तो देखते हैं झारखंड में कितना है। झारखंड में है लगभग मरुस्थल 68% भूभाग पर, 68% है। जहां राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का तो हम जानते ही हैं, राजस्थान का कितना है, राजस्थान का लगभग 61% भाग पर है। और जबकि गुजरात का कितना है, गुजरात में तो लगभग 25% भूभाग पर क्षेत्रफल है, बहुत कम है कंपेरिजन टू इट। और तो यहाँ से अपना आंसर क्या हो जाएगा? घटते क्रम में हमें बताना है, सर्वाधिक है घटते क्रम में, तो झारखंड, राजस्थान और गुजरात। तो सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसूनी वर्षा के राजस्थान के संबंध में कथनों पर विचार करना है। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी मैदानी शाखा अरावली के समानांतर होने की वजह से राजस्थान में नगण्य वर्षा करती है। तो पहले स्टेटमेंट से राजस्थान में वर्षा नहीं हुई। और दूसरा स्टेटमेंट है राजस्थान में वर्षा आगमन की नई तिथि 25 जून है, जो पहले 1 जुलाई थी। ये भी गलत है, राजस्थान में वर्षा आगमन की नई तिथि 25 जून है, ये तो सही है, लेकिन पहले 1 जुलाई नहीं थी, पहले कितनी थी? 15 जून। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हुआ और ये स्टेटमेंट भी गलत हुआ, क्योंकि बंगाल की खाड़ी की जब उत्तरी मैदानी शाखा अरावली के समांतर होने की वजह से राजस्थान में नगण्य वर्षा होती है, ऐसा नहीं है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में कुछ वर्षा हो जाती है इससे। तीसरा स्टेटमेंट है अरब सागरीय मानसूनी शाखा राजस्थान में शून्य वर्षा करती है। बंगाल की खाड़ी से बारिश हो नहीं रही, अरब सागर से बारिश हो नहीं रही, तो बारिश हो कहाँ से रही? राजस्थान में। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है और सभी कथन इसके असत्य हैं। और पूछा क्या था? सत्य कथन पूछा था और सारे कथन असत्य दे रखे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। ऊर्जा संयंत्र स्थान और ऊर्जा संयंत्र प्रकार का बारे में हमें सुमेलित करना है। तो ऊर्जा से आप निश्चित मान लो कम से कम एक क्वेश्चन तो आ ही जाएगा। तो ऊर्जा संयंत्र स्थान में बिरसलपुर दे रखा है, भड़ला दे रखा है, पोहरा जैसलमेर दे रखा है और सांगरिया हनुमानगढ़ दे रखा है। तो पहले भड़ला की बात कर रहे हैं, तो भड़ला आते एक ही बात कि बस सौर ऊर्जा, तो बी में 4। जैसे बी में 4 जाएंगे तो यहाँ से तो कोई बात बनती नहीं है, सब में 4 दे रखा है। ठीक है, पोहरा जैसलमेर की बात करेंगे तो पवन ऊर्जा की तरफ जाएंगे और पवन ऊर्जा सी में 1, सी में 1। कम से कम 2 ऑप्शन एलिमिनेट हुए और या तो ये या ये। अब देखते हैं कहाँ बात बनती है। सांगरिया हनुमानगढ़, ये सांगरिया हनुमानगढ़ में है आपका बायोमास का। ठीक है, तो डी में 3, डी में 3 हो से ही आपका आंसर आ जाएगा बी। तो बचा क्या? बिरसलपुर। तो बिरसलपुर किसके लिए हो गया? बिरसलपुर है जल विद्युत के लिए। ये भी मतलब आपका इंदिरा गांधी नहर से रिलेटेड है, इंदिरा गांधी नहर से ये जल विद्युत का संयंत्र है। तो आपका आंसर कितना हो गया? बी। तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के संदर्भ में मृदा व उनके अनुकूल क्षेत्रों में मिलान करना है। कुछ मृदा के प्रकार दे रखे हैं और कुछ क्षेत्र के नाम दे रखे हैं कि ये मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है, इसके बारे में हमें बताना है। तो दे रखा है लाल बलुई मृदा, पर्वतीय मृदा, लाल लोमी चिकनी मिट्टी, चिकनी मृदा और रेहे लवड़ीय मृदा के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रेहे लवड़ीय मृदा की। तो ये कहाँ पाई जाती है? ये श्री गंगानगर और बीकानेर का जो क्षेत्र है, यहाँ ये पाई जाती है लवड़ीय मृदा। तो डी में 1। अच्छा, डी में 1 बचा, तो 2 ऑप्शन अपने बने। पर्वतीय मृदा की बात करें तो पर्वतीय मृदा तो उदयपुर और सिरोही, मतलब ये अरावली की तलाटी में ये पाई जाती है, अरावली की तलहटी में। ठीक है, अगर अरावली की तलहटी में पाई जाती है पर्वतीय मृदा, बी में 2, तो बी में 2 अभी भी मतलब अपना कोई ऑप्शन नहीं खुला। लाल बलुई मृदा की बात करें तो ये लाल बलुई मृदा कहाँ पाई जाती है? लाल बलुई मृदा और लाल लोमी चिकनी मिट्टी। तो चिकनी मिट्टी पाई जाती है आपके झुंझुनू, सीकर, नागौर, चूरू। सी में 3, तो सी में 3 से बात बनती है, इसका सी ऑप्शन बन गया। और बचा क्या? सी में 3, सी में 3, तो अपना क्या बचा? लाल बलुई मृदा। तो लाल बलुई मृदा आपके कहाँ पाई जाती है? क्या ए में 4?
ए में 4, ए में 4 से अपना क्या बन जाता है, सी ऑप्शन, ठीक है। हाँ, सी ऑप्शन, ए में 4, बी में 2 पर्वतीय मृदा उदयपुर, लाल लोमी चिकनी मिट्टी, सी में 3 झुंझुनू सीकर नागौर, और डी में एक बात कर चुके हैं रे लवड़ीय मृदा के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20वीं पशुगणना के संदर्भ में असत्य कथन बताना है। पशुगणना हुई है, उसके बारे में क्या असत्य कथन के बारे में पूछा है, कौन सा कथन असत्य है। तो राजस्थान में 19वीं पशुगणना की तुलना में कुल पशुओं की संख्या में 1.61% की कमी आई है। हाँ, सही बात है कि राजस्थान में जो पशुगणना हुई है 19वीं, उसमें कुल पशुओं की संख्या में 1.61% की कमी आई है। दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है, देश में पशुगणना की तुलना में कुल पशुओं की संख्या में 4.6% की कमी आई है। तो ये गलत दे रखा है यहाँ पे। क्या जो 19वीं पशुगणना है देश की, उसमें कुल जो पशुओं की संख्या में उसमें वृद्धि हुई है, कितनी, 4.6% की वृद्धि हुई है। वहीं राजस्थान में कमी दर्ज की गई है, और जबकि देश भर में क्या 4.6% की इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया और बी आंसर। फिर भी नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, राजस्थान में संख्या के आधार पर सर्वाधिक कमी भेड़ों में आई है। तो इसको ध्यान रखना, यहाँ पूछा गया है संख्या के आधार पर सर्वाधिक कमी भेड़ों में आई, और डी ऑप्शन है राजस्थान में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक कमी गधों में आई है। तो दोनों को याद रखना है, संख्या के आधार पर किस में आई है, भेड़ों में, और प्रतिशत के आधार पर गधों में कमी आई है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। तो सभी इम्पोर्टेंट हैं सारे के सारे ऑप्शंस कि राजस्थान में कमी हुई है, देश में 4.6% की वृद्धि हुई है, संख्या के आधार पर सर्वाधिक कमी भेड़ों में आई है, और प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक कमी गधों में आई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान जनगणना 2011 के संदर्भ में है। स्थान और लिंगानुपात को सुमेलित करना है। कुछ जिलों के नाम दे रखे हैं और उनमें कितना लिंगानुपात है, इसके बारे में हमें सुमेलित करना है, मिलाना है। मैच ऑफ द फॉलोइंग। तो पाली ग्रामीण में बिल्कुल सही बात है, 1003 जो सर्वाधिक है, और टोंक का शहरी दे रखा है। टोंक शहरी में जो लिंगानुपात है 985, ये भी हाईएस्ट है। धौलपुर ग्रामीण 841 है, बिल्कुल सही है। और जैसलमेर शहरी की बात करें तो जैसलमेर शहरी 804, ये तो सुमेलित सारे की सारे दे रखे हैं, और सारे की सारे ये इम्पोर्टेंट भी है, खासकर पाली और टोंक दोनों इम्पोर्टेंट है। पाली ग्रामीण में 1003 और टोंक शहरी 985। धौलपुर में तो मतलब कम, सबसे कम है ही 841। तो यहाँ से पहला ही ऑप्शन 1 2 3 4 अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, कृषि क्षेत्र में, हाँ, कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस किस प्रकार की बेरोजगारी देखी गई है। तो पहली कुछ बेरोजगारियों के नाम दे रखे हैं, प्रच्छन्न बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी और तकनीकी बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी ये है कि मतलब एक परिवार के सारे लोग एक खेत पर काम कर रहे हैं, लेकिन उत्पादन में तो कोई वृद्धि नहीं होगी, चाहे उस खेत पर 2 लोग काम करें, चाहे काम करें 4। अगर उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रखी है, इसका मतलब क्या है, वहाँ बेरोजगारी है। वो बेरोजगारी दिखाई नहीं देती कि बेरोजगारी है, लेकिन वहाँ प्रच्छन्न प्रकार की बेरोजगारी इसको कहा जाता है। तो सामान्यतः कृषि में प्रच्छन्न बेरोजगारी है। दूसरी बात करते हैं मौसमी बेरोजगारी। तो हम जानते हैं कि खेत में 12 महीने फसल नहीं होती है, इसका मतलब मौसम टू मौसम डिपेंड करता है। तो मौसमी जो बेरोजगारी है वो कृषि में है। संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल बेरोजगारी मतलब संरचनात्मक बेरोजगारी, इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चरल में चेंज हो रखा है, स्ट्रक्चर चेंज हो रखा है, तो स्ट्रक्चर से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कृषि के क्षेत्र में इसका कोई इफेक्ट नहीं है। बात करें चक्रीय बेरोजगारी की, तो चक्रीय बेरोजगारी मतलब अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन हो रखा है उससे रिलेटेड है चक्रीय बेरोजगारी, तो यहाँ से भी कोई इफेक्ट नहीं होगा कृषि पर इसका। जबकि तकनीकी बेरोजगारी तो हम देखते ही हैं कृषि में इसका इफेक्ट होता है, तकनीकी कमी है। तो 1, 2 और 5 ये जो 3 बेरोजगारी हैं वो कृषि में दिखाई देती हैं, और यहाँ से कौन सा अपना ऑप्शन 1 2 5 सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रंगराजन समिति से संबंधित कथनों में से असत्य कथन छांटने हैं, और दे रखा है यह समिति 2014 में भारत में गरीबी मापन के
तरीकों में सुझाव हेतु बनाई गई। सेकंड ऑप्शन है समिति की रिपोर्ट की अनुशंसाओं के आधार पर 2011-12 में भारत में 29.5% आबादी बीपीएल में है। तीसरा ऑप्शन है शहरों में 2090 किलो कैलोरी, ग्रामीण क्षेत्रों में 2155 किलो कैलोरी उपभोग को आधार माना है और इनमें से कोई नहीं। असत्य कथन बताना है हमें। तो रंगराजन कमेटी के बारे में जितने स्टेटमेंट दे रखे हैं ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं कि इन्होंने मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। एक्चुअली अपन लोग क्या पढ़ते हैं 2100 और 2400 कैलोरी पढ़ते हैं, वो दूसरी कमेटी के द्वारा बताए गए हैं। तेंदुलकर कमेटी है और इसके अलावा एक कमेटी है, सबसे पहले जो गरीबी का मापन किया था वो दादा भाई नौरोजी ने किया था आज़ादी से पहले, और आज़ादी के बाद में कई कमेटियां बनी जिन्होंने गरीबी का मापन किया। सबसे पहली जो कमेटी बनी थी उसमें क्या नाम है उसका, दांडेकर व रथ समिति बनी थी। और उसके बाद बात करें तो दूसरी एक समिति बनी जो लकड़ा वाला समिति बनी, लकड़ा वाला समिति बनी, और एक समिति और थी, क्या नाम है उसका, तेंदुलकर समिति। और एक बात करें तो रंगराजन समिति, रंगराजन समिति के बारे में यहाँ हमारे को स्टेटमेंट दिए गए हैं जो मतलब सारे स्टेटमेंट ये सही हैं। इन समितियों के हमें नाम याद रखने हैं कि हो सकता है पूछ लिया जाए कि गरीबी से संबंधित कौन सी समिति है। तो यहाँ से तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है 17वीं वन रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार पूछा गया है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र में बढ़ोतरी किस जिले में हुई है। तो सर्वाधिक जो बढ़ोतरी हुई है वो वहाँ से अजमेर ज़िले में ये सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई है। और बात करें तो पाली में अजमेर, पाली और बीकानेर, अजमेर, पाली, बीकानेर तीनों में यहाँ से बढ़ोतरी हुई है। लेकिन सिरोही की बात करें, सिरोही में कमी हुई है, सिरोही में वनों की कमी हुई है। और सर्वाधिक कमी कहाँ हुई है तो वो जालौर में, जालौर में कमी हुई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्वाधिक बढ़ोतरी किस क्षेत्र में हुई है, किस जिले में हुई है, तो वो अजमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में नमभूमि वेटलैंड के संदर्भ में असत्य कथन छांटिए। तो इसकी तो चर्चा कर चुके हैं कि राजस्थान में 2 नमभूमि रामसर कन्वेंशन साइट के रूप में चिन्हित हैं, ये सही बात है और हमें तो असत्य बताना है। और ये साइट में से एक सामर झील और दूसरी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, बिल्कुल सही बात है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान को 1981 में सम्मिलित कर लिया गया था, वहीं सामर झील को 1990 में, सामर झील को 1990 में सम्मिलित कर लिया गया था दोनों को। फिर दिया सी ऑप्शन, सामर झील को 1990 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में सम्मिलित किया गया। जो मतलब मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है ये भी मतलब जो वेटलैंड्स है रामसर कन्वेंशन का उसी से रिलेटेड एक मतलब रिकॉर्ड है, लेकिन इसमें सामर झील को इंक्लूड नहीं किया गया था, इसमें इंक्लूड कर लिया था इन्होंने केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को। तो चौथा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो गया और अपना आंसर क्या हो गया यहाँ से सी। और अगला नेक्स्ट ऑप्शन है 2018 में राजस्थान राज्य नमभूमि प्राधिकरण का गठन किया। तो हाँ किया गया होगा बिल्कुल, और ये किया गया था। इस तरह अपने 100 क्वेश्चन पे पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली प्रमुख घास जो पशु चारे में उपयोगी है। तो ये घास के कुछ नाम दे रखे हैं, हम जानते हैं सेबड़, अंजन, धामण और भूरट। सेबड़ में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, तो अपना ये ऑप्शन चारों सही है। क्या देखते हैं, क्योंकि यहाँ दे रखा है खस घास, खस तीनों में खस दे रखा है, यहाँ बांस भी दे रखा है। अब ये खस तो क्या है, पशु चारे के लिए उपयोग नहीं है। खस एक्चुअली कहाँ पाई जाती है, भरतपुर है, सवाई माधोपुर है, टोंक, मतलब जो बनास नदी का जो रीजन है वहाँ ये खस घास पाई जाती है। सुगंधित घास है एक खस। तो पशुओं के लिए पूछी गई घास अपने जो पशु चारे में उपयोगी है वो सेबड़, अंजन, धामण और भूरट। ठीक है, तो यहाँ से अपना आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में सीज ये नया है, सौर ऊर्जा उद्यम जोन में शामिल जिला नहीं है। कौन सा जिला इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें जो शामिल जिले हैं वो जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर, ये तीनों जिले अपने सीज में शामिल हैं। सीज में मतलब एक जैसे सेज होता है इकोनॉमिक में, तो इसी तरह से सीज बनाया गया सौर ऊर्जा के लिए, जिसमें जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर जिला शामिल है। कौन सा शामिल नहीं है? बीकानेर शामिल नहीं है।
वहीं हम बात करें एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मरु त्रिकोण की। मरु त्रिकोण की बात करें तो कि मरु त्रिकोण में कौन से 3 जिले हैं जो शामिल हैं, तो वहां बात करते हैं जोधपुर की, बीकानेर की और जैसलमेर की। इसमें शामिल कौन नहीं होता है? बाड़मेर। बाड़मेर इसमें शामिल नहीं होता है, ठीक है। जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर इसमें सम्मिलित होते हैं। वहीं सीज की बात करेंगे तो बीकानेर इसमें इंक्लूड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 103, जैव विविधता संरक्षण के स्वस्थानीय संरक्षण में कौन कौन से शामिल हैं? इन सीटू और एक्स-सीटू के बारे में बात पूछी गई है। 6 दे रखे हैं अपने पास। जैव मंडल रिजर्व दे रखा है, अभ्यारण्य दे रखा है, संरक्षण रिजर्व दे रखा है, बाघ संरक्षण परियोजना, बॉटनिकल उद्यान और चिड़ियाघर। इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। इंस्टीट्यूट मतलब स्वस्थानीय, जहाँ पशु पक्षी वगैरह जहाँ जानवर हैं वो जहाँ रहते हैं वहीं उनका संरक्षण किया जाए, तो वो क्या कहलाता है? इन सिटू स्वस्थानीय। जबकि उनको वहाँ से मतलब किसी दूसरी जगह स्थानांतरण कर दिया जाए उनका, जैसे कई बार देखते हैं कि किसी मतलब जंगली जानवर को या बाघ को एक से दूसरे स्थान पर उसका ले जाया गया, तो वो क्या कहलाता है? बाह्य स्थानीय कहलाता है। तो स्वस्थानीय के संरक्षण में कौन कौन शामिल है? तो ये जो जैव मंडल रिजर्व और अभ्यारण्य और संरक्षण रिजर्व और ये बाघ जो संरक्षण परियोजना है, ये चारों अपने किस में आते हैं? इंसेटू में आते हैं। जबकि बॉटनिकल गार्डन और चिड़ियाघर अपने एक्सेटू में आते हैं। तो 1 2 3 4 अपना ए ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं। निम्न में से किस विकल्प में राजस्थान में लौह अयस्क की खदानें नहीं हैं? तो भीलवाड़ा के पुर, बनेड़ा, बिंगौद बिल्कुल लौह अयस्क की खदान है। यहाँ तो हैं, हमसे पूछा गया नहीं है। उदयपुर में नाथरा की पाल, थूर हुंडेर, ये भी लौह अयस्क की खान है। करौली की ददरौली, टोडूपुरा, लीलोती। जयपुर की बात करें तो मोरिजा वानोला की बात करते हैं जयपुर में। जबकि डी ऑप्शन दे रखे हैं राज संबंध में राजपुर दरीबा, सिंसर कला, सिंसर बुर्ज। इसके बारे में बात करें तो ये तो सीसा और जस्ता की खदानें हैं जो राज संबंध में हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा अपना आंसर डी, जो कि लौह अयस्क की खान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 105 नंबर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? हड़प्पा कालीन स्थल धौलावीरा में स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। बिल्कुल सही बात है, पहले भी इंडियन हिस्ट्री की क्लास में इसको डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। और अपन से पूछा क्या गया है? असत्य कथन के बारे में पूछा गया है। दूसरा स्टेटमेंट है, सुरकोटड़ा से घोड़े की हड्डियां मिली हैं। बिल्कुल मिली होंगी और मिली हैं। कुणाल से 2 चांदी के मुकुट प्राप्त हुए हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स नहीं है दोनों। लेकिन डी ऑप्शन में इन्होंने दिया है कालीबंगा से मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत दे रखा है। जबकि जो साक्ष्य मिले हैं ये कुत्ते के साथ दफनाने के, ये मिले हैं अपने को रोपड़ पंजाब से। रोपड़ पंजाब, यहाँ से अपने को ये साक्ष्य मिला है। तो असत्य कथन बताना है तो अपना आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर पहचानना है। दे रखा है कुछ पुरावशेष और सूची 2 में स्थल के नाम दे रखे हैं। जैसे इधर दे रखा है सब पैगोड़ा मंदिर, 4 एशियन सिंह, भव्य प्रवेश द्वार और त्रिमूर्ति प्रतिमा। इधर दे रखा है महाबलीपुरम, सांची, सारनाथ और एलिफेंटा। तो सारनाथ से क्या मिला है? सारनाथ में मिला है हमें 4 एशियन सिंह। अगर बी में 3 देखें तो अपना क्या है? सी ऑप्शन मैच कर रहा है, एक ही ऑप्शन है। तो यहाँ से अपना आंसर क्या हो जाएगा? सी। बाकी के देखें, ए में क्या है? 1 है। तो जो सब पैगोड़ा मंदिर है वो कहाँ है स्थित है? महाबलीपुरम में स्थित है। 4 एशियन सिंह की बात कर चुके हैं सारनाथ में। भव्य प्रवेश द्वार सी में 2। कहाँ से? बिल्कुल सांची का जो स्तूप है वो अपने भव्य प्रवेश द्वार के लिए प्रसिद्ध है। त्रिमूर्ति की प्रतिमा ये एलिफेंटा की गुफाओं से मिली है। तो डी में कितना? 4, ये अपने सम्मिलित हुए और अपना आंसर हो गया सी। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं कि भव्य प्रवेश द्वार सांची और सारनाथ 4 एशियन सिंह, सब पैगोड़ा मंदिर महाबलीपुरम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 107 नंबर। गुप्त काल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट दे रखा है, समुद्रगुप्त के
अश्वमेध यज्ञ की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। क्या बताना है हमें बताना है, सत्य कथन बताना है। दूसरा स्टेटमेंट है कुमार गुप्त के गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख मिलते हैं। सही बात है, कुमार गुप्त के सर्वाधिक अभिलेख मिलते हैं। अजंता एवं वाघ की गुफाओं से सप्तकालीन गुप्तकालीन जो चित्र हैं वो मिलते हैं। यस, अजंता और वाघ की गुफाओं से गुप्तकालीन चित्र मिलते हैं। अब बात करते हैं दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट तो अपने सही हैं। क्या पहला स्टेटमेंट गलत है या सही है, तो देखते हैं। समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। नहीं, समुद्रगुप्त के जो अश्वमेध यज्ञ की जानकारी प्रयाग प्रशस्ति में नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि जो प्रयाग प्रशस्ति थी उसको समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे हरिसेन, उन्होंने पहले ही लगवा दिया था। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन बाद में किया गया था। तो ये स्टेटमेंट अपना गलत हुआ और हमें बताना क्या है, सत्य। तो दूसरा और तीसरा, यहाँ से आंसर हुआ अपना सी। आप जानते हैं समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 108 नंबर। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कुछ दर्शन और कुछ संत हैं, किसने इनका कौन सा दर्शन दिया है मतलब इन्होंने? तो शंकराचार्य की बात करें तो सुमेलित नहीं है। अच्छा, सुमेलित नहीं है ये पूछना है, ठीक है। शंकराचार्य अद्वैतवाद का दिया। रामानुजाचार्य की बात करें तो विशिष्ट अद्वैतवाद का दिया इन्होंने, सही बात है। माधवाचार्य में दे रखा है शुद्ध अद्वैतवाद। नहीं, माधवाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद नहीं दिया था, माधवाचार्य ने दिया था केवल द्वैतवाद। द्वैतवाद का जो सिद्धांत था वो माधवाचार्य ने दिया था। तो अपना आंसर सही सम्मिलित नहीं है, यहाँ से सी हो जाएगा। तो निम्बार्काचार्य इन्होंने दिया था द्वैतवाद। लेकिन इसकी बात करें शुद्ध अद्वैतवाद, ये शुद्ध अद्वैतवाद दिया था वल्लभाचार्य ने। वल्लभाचार्य मतलब जिसकी राजस्थान में हमारे कई वल्लभ संप्रदाय की स्थापना की है। वल्लभ संप्रदाय की कुछ पीठें हैं, जैसे अपने कामा में बात करें तो कामा में गोकुल चंद कामा की बात करें, और मथुरेश जी कोटा की बात करें, गोकुल धाम यूपी की बात करें। इस तरह से राजस्थान में 5 हैं और 2 इसकी जो पीठ हैं वो अपने यूपी में स्थित हैं। तो वल्लभाचार्य ने कौन सा दिया था? शुद्ध अद्वैतवाद दिया था। और मतलब हवेली संगीत की बात की जाती है वल्लभाचार्य के इस वल्लभ संप्रदाय में, हवेली संगीत की चर्चा करते हैं। तो इसका आंसर क्या रहा? आंसर अपना सी, जो सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, मुगल कालीन चित्रकला से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है कि जहांगीर का काल चित्रकला का स्वर्णिम काल रहा है। बिल्कुल सही बात है, जहांगीर का काल स्वर्णिम काल रहा है चित्रकला का। पहले भी बात कर चुके हैं इस क्वेश्चन पे काफ़ी। और प्रसिद्ध चित्रकार थे मंसूर, पशु पक्षियों एवं पेड़ पौधों के चित्र बनाता था। बिल्कुल सही बात है। अबुल फजल के अनुसार अकबर के दरबार में 17 चित्रकार थे। हाँ, काफ़ी डिटेल में चर्चा की है इस क्वेश्चन की पहले। तो क्या बताना है अपने को? सत्य कथन बताना है। तो तीनों इसके स्टेटमेंट तो सही हैं और आंसर क्या उतना हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 110, निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए ऑप्शन दे रखा है स्वामी विवेकानंद नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। सही है, नव हिंदूवाद का जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माना जाता है वो स्वामी विवेकानंद को माना जाता है। विवेक क्यों माना जाता है? क्योंकि मेन बात इनकी यहीं से है कि ये पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स विश्व धर्म सम्मेलन 1883 में इन्होंने भाग लिया था, शिकागो गए थे। ये भी स्टेटमेंट सही है। और स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। यस, की थी 1893 में जब ये शिकागो से लौटे थे। तो शिकागो से लौटने के बाद इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। डी स्टेटमेंट दे रखा है आर्य समाज की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। ये तो गलत है बिल्कुल। डी इसका अपना क्या हो जाएगा आंसर? तो आर्य समाज की स्थापना तो किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी, 1875 में की थी, मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। तो 111 क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो बताना है 1857 की क्रांति के जो कारण थे उस पर सबसे पहले किसने लिखा था? तो ये सैयद अहमद खां थे। सैयद अहमद खां ने सबसे पहले लिखा था। तो यहाँ से अपना आंसर कितना हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले निम्न में से किसने किया था? तो रहमत अली, चौधरी रहमत अली और उनके मित्र। तो
सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कई बार बार आते रहते हैं ये। चौधरी रहमत अली और उनके मित्र जिन्होंने पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है। तो दे रखा है अपने लिए, चंपारण है, अहमदाबाद मिल हड़ताल है, खेड़ा किसान आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है। तो इनकी चर्चा तो हम काफ़ी कर चुके हैं पहले के सेशन में, फिर भी देखते हैं कि चंपारण की जो घटना है 1917 की बात है। राजकुमार शुक्ल ने इसकी जानकारी दी थी गांधी जी को कि ये मतलब 3 कठिया जो थी नील की खेती से ये संबंधित था। 3/20 भाग पर नील की खेती करनी होती थी, 3 कठिया कहते हैं जिसको। और इसके लिए मतलब यूरोपीय व्यापारियों के द्वारा किसानों को परेशान किया जाता था। तो इस संबंध में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को जानकारी दी। गांधी जी चंपारण पहुंचे और वहां सत्याग्रह किया और इनको लगभग 25% जो छूट थी वो दिलवाई थी गांधी जी ने चंपारण में। दूसरा आंदोलन किया था गांधी जी ने अहमदाबाद मिल हड़ताल वाला। मिल हड़ताल की अहमदाबाद में मतलब प्लेग भत्ता दिलवाया था लोगों को, प्लेग भत्ता कैंसिल कर दिया था इनका। तो ये भी 1918 की बात है। 1918 के बाद ये मतलब लगभग मार्च की बात है और ये थोड़े लास्ट की बात है। 1918 की खेड़ा किसान आंदोलन हुआ था और असहयोग आंदोलन की तो बात 1920 की है। तो ये तो कितना 1 2 3 4 सीरीज से ही दे रखे हैं। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट जहांगीर ने दलथम्मन की उपाधि किस राठौड़ शासक को प्रदान की थी। दलथम्मन का मतलब होता है सेना को रोकने वाला, फौज को रोकने वाला। तो सम्राट जहांगीर ने दलथम्मन की उपाधि दी थी राव गज सिंह को। ये राजा जो राव सूर सिंह थे, इसके बाद इन्होंने गद्दी पर बैठे थे राव गज सिंह, और सम्राट जहांगीर ने इनकी प्रशंसा की और इनको दलथम्मन की उपाधि दी थी। तो यहाँ से आंसर हो गया अपना डी, राव गज सिंह जिन्होंने दलथम्मन की उपाधि को प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। रणथंभौर का युद्ध है, सिवाड़ा का युद्ध है, जालौर का युद्ध है, सारंगपुर का युद्ध है। तो रणथंभौर के युद्ध की बात करें तो रणथंभौर का युद्ध तो 1301 में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था रणथंभौर पर। रणथंभौर की रानी थी रंगदेवी और राजा थे हम्बीर। दोनों ने पहला साका हुआ, जो राजस्थान का पहला साका होता है कहलाता है। तो रणथंभौर का जो युद्ध है वो कब हुआ, 1301 में। ठीक है, यहाँ से कुछ मैच हो रहा है क्या, ए में 4, ए में 4 मतलब सी और डी ऑप्शन, 2 ऑप्शन पर पहुंचे हैं। फिर बात करें सिवाड़ा युद्ध की, तो जो जालौर है, जालौर के जो शासक थे चौहान शासक, उनकी सरल स्त्री कही जाती थी सिवाड़ा, और इस सिवाड़ा में युद्ध हुआ था 1308 में। तो यहाँ से बी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ भी अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण था। और सी ऑप्शन की बात करें जालौर युद्ध, तो जालौर में आक्रमण हुआ था आपके 1311 में और जालौर किले को जीत लिया था। तो यहाँ से बी में 2 है और सी में अपना 3 है। बचा क्या, सारंगपुर युद्ध। सारंगपुर युद्ध तो 1437 में महाराणा कुंभा और महमूद खिलजी के बीच हुआ था सारंगपुर का युद्ध। तो डी में 1 कहाँ गया, 1437 डी में क्या दे रखा है, डी में तो 1 आएगा, डी में 1 आएगा। हाँ, सी ऑप्शन हो गया ना अपना, सी ऑप्शन आंसर। ए में 4 बिल्कुल सही, बी में 2, 1308, जालौर सी में 3 और डी में 1 1437। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। लोक देवता दे रखे हैं और उनके प्रमुख स्थल के बारे में देखते हैं। तो मल्लीनाथ जी के बारे में भूडोल दे रखा है, नागौर गलत है। मल्लीनाथ जी का तो तिलवाड़ा बाड़मेर है। हडबू जी सांखला का बैंकटी फलौदी, ये सही बात है बिल्कुल। हडबू जी सांखला का जो प्रमुख स्थल है वो बैंकटी फलौदी में है। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका आंसर तो क्या हो गया, सुमेलित करवा रहा था तो आंसर तो अपना बी हो गया। फिर भी देखते हैं कल्लाजी राठौड़ देवमाली ब्यावर में नहीं है। कल्लाजी राठौड़ की बात करें तो रनीला ये चित्तौड़गढ़ कल्लाजी, और मेहाजी मांगलिया ये है तिलवाड़ा बाड़मेर। तो ये भी गलत है क्योंकि तिलवाड़ा तो मल्लीनाथ जी है। तो मेहाजी मांगलिया की बात करें तो ये बाबड़ी जोधपुर में है, जोधपुर। मेहाजी मांगलिया के बारे में कहा जाता है कि जो इनका पुजारी होता है उसके वंश में कभी वृद्धि नहीं होती, मेहाजी मांगलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
पीर सदरुद्दीन की दरगाह किस किले में है, किस किले में स्थित है? तो पीर सदरुद्दीन की जो दरगाह है वो रणथंभौर के दुर्ग में स्थित है। अगर रणथंभौर के दुर्ग में स्थित है, इसका मतलब ये है कि अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण कराया था। जब आक्रमण किया होगा रणथंभौर पर, तो उस समय अलाउद्दीन खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था रणथंभौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? तो भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष कहा जाता है शंकराचार्य को। ये सिंपल सी बात है, भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष किसे कहा जाता है? शंकराचार्य को। ऐसे कई अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कहीं से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान हरिजन सेवा संघ, प्रताप सभा, वीर भारत सभा और मित्र मंडल। और यहीं से अपने को दे रखे हैं, इसकी स्थापना किसने की है? घनश्याम दास बिड़ला, साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, बलवंत सिंह मेहता और केसरी सिंह बारहट की बात की गई है। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना तो विजय सिंह पथिक ने की थी, 1919 में इसकी स्थापना की थी। कहाँ? महाराष्ट्र में इसकी वर्धा में इसकी स्थापना की थी। जमनालाल बजाज ने आर्थिक सहयोग दिया था, वहाँ से इन्होंने अपनी पत्रिका निकाली थी राजस्थान केसरी। 1920 में ये राजस्थान आ गए थे, अजमेर कार्यालय स्थानांतरित कर लिया था। अजमेर आकर के इन्होंने नवीन राजस्थान और तरोड़ राजस्थान का प्रकाशन किया था। तो यहाँ से राजस्थान सेवा संघ में आपका विजय सिंह पथिक, ए में 3, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, बी में और बात करते हैं। बी में राजस्थान हरिजन सेवा संघ, राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना घनश्याम दास बिड़ला ने की। ठीक है, प्रताप सभा की बात करें तो प्रताप सभा सी में 4 दे रखा है, प्रताप सभा की स्थापना बलवंत सिंह मेहता। और वीर भारत सभा की बात करें तो डी में कितना है? डी में 5, वीर भारत सभा, केसरी सिंह बारहट और गोपाल लाल खरबा और गोपाल सिंह खरबा और केसरी सिंह बारहट ने वीर भारत सभा की स्थापना की। और बचा क्या? मित्र मंडल, इसकी स्थापना की थी आपके साधु सीताराम दास ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुड़ी पड़वा का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो गुड़ी पड़वा का त्यौहार तो मनाया जाता है आपके चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। तो यहाँ से अपना आंसर सी हो जाएगा, चैत्र शुक्ल एकम। गुड़ी पड़वा का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि की जो रचना हुई है वो चैत्र शुक्ल एकम को हुई थी। हिंदुओं का जो नववर्ष है वो भी चैत्र शुक्ल एकम से प्रारंभ होता है। तो अपना आंसर गुड़ी पड़वा का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित आभूषणों को सिर से पैर के क्रम में व्यवस्थित करना है। सिर से पैर के क्रम में दे क्या रखा है? झेलो, चूड़, लच्छन, सुरमंग। तो ये सुरमंग है, ये तो कहाँ का है? ये सिर का आभूषण है। ठीक है, और लच्छन की बात करें, ये पैर का है। अगर ये पैर का है, ये सिर का है, तो कुछ बात बनती है क्या? सुरमंग ए में 4 और 4 2 ऑप्शन में है, सी और डी। ठीक है, सी और डी में है, तो लास्ट में हाँ ये दे रखा ना 4 और 2 लास्ट में। 1 और 3 की बात करें तो ये झेलो और चूड़ दोनों आभूषण हैं आपके कान के, दोनों कान के आभूषण हैं, झेलो और चूड़। लच्छन आपका पैर का और सुरमंग आपके सिर का आभूषण है। तो इस तरह से 4 1 3 2, 4 1 3 2, इनको मतलब कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, झेलो और चूड़, उसी हिसाब से ऑप्शन को बनाया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? राज्य का नाम दे रखा है 1857 की क्रांति, और शासक कौन था उस समय, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो कोटा में दे रखा है राम सिंह सेकंड, बिल्कुल सही बात है। कोटा के शासक 1857 की क्रांति के समय राम सिंह सेकंड थे। कोटा में कब क्रांति हुई थी? तो कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को क्रांति हुई थी। जयदयाल और मेहराब खां ने क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। इस राम सिंह सेकंड को क्या बंदी बना लिया था। और बात करें कोटा में और क्रांति की बात करें तो कैप्टन थे बर्टन, पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन बर्टन थे, उनकी हत्या कर दी गई थी और पूरे शहर में घुमाया था। बांसवाड़ा की बात करें तो लक्ष्मण सिंह थे। करौली के मदन पाल थे। इन करौली के मदन पाल ने ही मतलब अंग्रेजों की सहायता की, तब इनको छुड़ाया गया था राम सिंह सेकंड को। तो बात करें धौलपुर का सुमेर सिंह, ये धौलपुर के शासक सुमेर सिंह नहीं थे, धौलपुर के शासक थे भगवंत सिंह। ठीक है, धौलपुर के शासक भगवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें।
इस देवी के केवल सिर की पूजा की जाती है। इन्हें अग्रेश्वरी माता भी कहते हैं। इनका मंदिर जालौर के जसवंतगढ़ के पास दौलताबाद ग्राम के एक पर्वत पर स्थित है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि जालौर जिले के जसवंतगढ़ जो कस्बा है वहाँ सुंधा माता का मंदिर है। सुंधा माता इसका आंसर हो जाएगा। और मेला लगता है इनको बैसाख और भाद्रपद माह की शुक्ल त्रयोदशी से पूर्णिमा तक विशाल मेला भरता है। तो सुंधा माता जो जालौर के जसवंतगढ़ कस्बे में स्थित है, जिसमें इस मंदिर में राजस्थान का पहला रोपवे जो लगा था वो यहीं लगा था, सुंधा माता मंदिर में। यहीं से हमें बात करनी होगी आशापुरा माता की, जिनको बड़े उदर वाली माता महोदरी कहते हैं। जो एक्चुअली उनका मंदिर कहाँ है? उनका मंदिर भी भड़ौच में है। भड़ौच में विग्रहराज सेकंड ने उस मंदिर का निर्माण करवाया था। और बात इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो चौहान है, जालौर के चौहान थे, जालौर के चौहानों की कुलदेवी हैं कौन? आशापुरा माता। तो ये तो स्टेटमेंट सारे सही स्टेटमेंट हैं कि सुंधा माता को अग्रेश्वरी माता कहते हैं। इनके सिर की पूजा की जाती है और इनका ये मेला भरता है बैसाख एवं भाद्रपद माह की शुक्ल त्रयोदशी से पूर्णिमा तक। क्लियर। 124 की बात करें, कुछ समाचार पत्र और उनके प्रकाशनकर्ता दे रखे हैं। तो राजस्थान टाइम्स दे रखा है, राजपूताना गजट दे रखा है, राजपूताना हेराल्ड और प्रताप के बारे में तो जानते ही हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी ने इसका प्रकाशन करते थे। गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा इसका प्रकाशन होता था डी में अपने 3। ठीक है। और राजपूताना गजट की बात करें तो राजपूताना गजट का प्रकाशन करते थे कौन? मौलवी मुराद अली बीमार। राजपूताना गजट मौलवी मुराद अली बीमार। तो बी में क्या? 1। बी में 1 से ये बात बनी। और डी में 3, डी में 3 और क्या ये या ये? यहाँ से 1 है। राजस्थान टाइम्स, तो राजस्थान टाइम्स के कौन थे? लक्ष्मण थे। और ये है राजपूताना हेराल्ड। राजपूताना हेराल्ड के थे हनुमान सिंह। सीधे हमें समाचार पत्र और उनके नाम याद रखने हैं। तो राजपूताना हेराल्ड के सी में 2। तो कई क्या है सी में 2? ये रहा और ये रहा। सी में 2 या तो ये ऑप्शन या ये ऑप्शन। दूसरी बात करें डी में कितना है? डी में 3। तो डी में 3 ये बन रहा ना, सी ऑप्शन। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। 4 1 2 3। 125 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में लिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? अच्छा, देख के रखा, हस्तकला से संबंधित क्वेश्चन है। बादले, तो बादले का तो हम जानते हैं जोधपुर में ठंडे पानी के लिए प्रयोग किए जाते हैं। थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, सही है। और नमदे नागौर के नहीं है, ये नमदे प्रसिद्ध हैं आपके टोंक। नमदे टोंक। अजरक प्रिंट बाड़मेर, बिल्कुल सही बात। अजरक प्रिंट के साथ हमें मलिर प्रिंट को भी ध्यान में रखना होगा। मलिर प्रिंट में अपने यूज करते हैं काला और कत्थई कलर का प्रयोग किया जाता है, जबकि अजरक प्रिंट में अपने नीले और लाल रंग को आधार माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, जिरोही, भागला, गधा निम्न में से किस उद्योग के नाम हैं? तो ये जिरोही, भागला और गंधा निम्न में से ये जटपट्टी के हैं, जो कि उद्योग है जालौर नहीं, बाड़मेर का जसोल गांव बाड़मेर में इनका निर्माण किया जाता है। जटपट्टी का मतलब बकरी के बालों से बनाया जाता है। एक कालीन बनाया जाता है बकरी के बालों से, मतलब जिसका उस कालीन का प्रयोग समुद्री जहाज़ों में किया जाता है, उस जटपट्टी का प्रयोग। सी। तो यहाँ से अपना आंसर हुआ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? तो ये लीला मोरिया जो संस्कार है ये विवाह से संबंधित है। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा? डी आंसर। किसका है? आदिवासियों में कौन सी जनजाति का है? तो ये सहरिया जनजाति का है। सहरिया जनजाति का संबंध है, विवाह से इसका संबंध है लीला मोरिया संस्कार का। और कहाँ किया जाता है? मतलब क्या है लीला मोरिया संस्कार? मतलब इसमें क्या है, दूल्हे को खाट पे बिठाकर, चारपाई पर बिठाकर डांस का आयोजन किया जाता है, नाच का आयोजन किया जाता है, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? आपको दे रखा है जनजाति और क्षेत्र।
सुमेलित बताना है। सहरिया जनजाति, तो सहरिया जनजाति बांसवाड़ा में नहीं जा पाई जाती। सहरिया जनजाति तो हमारे बारां की जो शाहबाद और किशनगंज जो तहसीलें हैं उनमें पाई जाती है। गरासिया की बिल्कुल आबू रोड सिरोही में पाई जाती है। आबू रोड सिरोही सही है। अच्छा, तो पूछा क्या है, कौन सा युग्म सुमेलित है? रेबारी जनजाति बिल्कुल गलत है, मेवाड़ में नहीं पाई जाती है। तो बात करें मैं रेबारी जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो हम बात करते हैं लोक देवता पाबू जी की। चूँकि लोक देवता पाबू जी को श्रेय दिया जाता है मारवाड़ में ऊँट लाने का। अगर पाबू जी को मारवाड़ में ऊँट लाने का श्रेय दिया जाता है तो ऊँट बालक जनजाति है रेबारी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो रेबारी जनजाति है वो तो कहाँ पाई जाती है? मारवाड़ में। ठीक है, और बचा क्या? डामोर। डामोर बारां, ये भी गलत है। तो डामोर जो जनजाति है वो तो आपके डूंगरपुर में पाई जाती है। डूंगरपुर की तहसील है, वहाँ पाई जाती है। तो सुमेलित कीजिए, एक ही क्वेश्चन अपना ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन गरासिया आबू रोड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन लास्ट हो गया, तो क्लास यहाँ समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।